हेलो एवरीवन। सो आज हम रीजनल एस्पिरेशन क्लास 12 इंडियन पॉलिटिक्स का एक चैप्टर कवर करेंगे और वन शॉट वीडियो रखेंगे। मेजर मेजर टॉपिक्स जो बहुत ब्रीफली रिपीट होते हैं उनको हम देखेंगे और कवर अप करेंगे। सो बेसिकली जो चैप्टर का नाम है रीजनल एस्पिरेशंस इन इंडिया, कि भारत के अंदर रीजनल एस्पिरेशंस के बारे में हमें बताना है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में बताना है। तो सबसे पहले कंसर्न ये निकल कर आता है कि रीजनल एस्पिरेशन या क्षेत्रीय आकांक्षा, इसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स नेशन है। डाइवर्स किन किन टर्म्स को लेके है? कल्चर्स को लेकर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है हमारे यहाँ, रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है हमारे यहाँ, कास्ट कह सकते हो, कास्ट के बेसिस पर डाइवर्सिफिकेशन है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ, और आप कह सकते हो इवन रीजन के बेसिस पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। जो नॉर्थ में रहने वाले हैं उनका अलग कल्चर है, उनका अलग तरीके से रहन सहन है। जो ईस्ट में रहने वाले हैं, जो वेस्ट में रहने वाले हैं, जो साउथ में रहने वाले हैं, तो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं अलग अलग तरीके से। कोई जैसे हम देखें छठ पूजा बनाता है, कोई ईद बनाता है, कोई दिवाली बनाता है, कोई मुहर्रम बनाता है, कोई पोंगल बनाता है, कोई और फेस्टिवल बनाता है। देर आर मैनी डाइवर्सिफिकेशन एग्जिस्ट इन इंडिया। बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हमें बड़े लेवल पर इंडिया में देखने को मिलता है। स्टिल वी आर लिविंग यूनिफिकेटली, हम मिलकर देश के अंदर रहते हैं। सो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म। अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, त्योहार, कस्टम्स, ट्रेडिशन, रिलीजन, कास्ट, क्लास, रीजन्स, एक्स वाई जेड। अगर आप इस एरिया में जाएंगे तो यहाँ पर मछली ज़्यादा खाई जाती है, इस एरिया की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर चिकन मटन बहुत ज़्यादा चलता है, साउथ की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर इडली डोसा सांबर, इस टाइप से बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉपुलर हैं। तो खाने पीने का तरीका बेसिकली पार्ट ऑफ कस्टम हो जाता है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। इसी डाइवर्सिफिकेशन के चलते हुए जो कुछ लोग किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर रह रहे होते हैं, वो कुछ डिमांड्स उठाते हैं। अब वो डिमांड्स क्या होती हैं? वो होती है रिकॉग्निशन की डिमांड, डेवलपमेंट करने की डिमांड, थोड़ी सी ऑटोनॉमी उन्हें चाहिए होती है, चाहे अपनी स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिलवाना हो गया, एक अलग स्टेट बनाने की मांग हो गई, या स्टेट में थोड़े से स्पेशल लॉज लाने की बात हो गई, या सेपरेट आइडेंटिटी जो मैंने मेंशन करा कि अलग स्टेट बनाने की ये मांग करते हैं। दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी इज नोन एज रीजनल एस्पिरेशन। इसे ही क्षेत्रीय आकांक्षा कहा जाता है, कि जब किसी देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी ऑटोनॉमी के लिए यानी स्वायत्ता के लिए और अपनी एक अलग पहचान के लिए अलग अलग प्रकार की डिमांड्स उठाते हैं, डेट इज नोन एज रीजनलिज्म या रीजनल एस्पिरेशन भी उसे कहा जाता है। तो ये तो रहा चैप्टर का इंट्रो, चैप्टर के नाम का इंट्रो। तो जैसे मैंने ये मैप लगाया तो यहाँ पर आप देखिए अलग अलग तरीके से चीज़ें बनाई हुई है। ये केरला उड़ीसा से रिलेटेड चीज़ें दिखाई गई हैं, यहाँ पर अलग तरीके से गाय वगैरह दिखाई गई है, ये अलग तरीके से यहाँ दिखाया गया है। तो इंडिया में बहुत ही वास्ट लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन है। इसी चीज़ के चलते हुए अलग अलग तरीके की डिमांड भारत में उठती है, चाहे वो कभी ऑटोनॉमी को लेकर हो सकती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में ऑटोनॉमी प्लस डेवलपमेंट दोनों के लिए उठती है। कहीं पर सेपरेट आइडेंटिटी के लिए मांग उठती है, जैसे कि पंजाब की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में इन टॉपिक्स को अपने को कवर अप करना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनलिज्म। होता क्यों है कि रीजनल डिमांड उठानी पड़ती है, या लोगों को अपने स्टेट के लिए अपने इलाके के लिए कुछ डिमांड्स उठानी पड़ती है? तो पहला कंसर्न है ज्योग्राफिकल रीजन। कई बार क्या होता है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन किसी जगह की ऐसी होती है कि उस कंडीशन के हिसाब से वो उतना बेनिफिट नहीं उठा पा रहा होता। जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना नॉर्थ में, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं जितना डेवलपमेंट यहाँ पाया जाता है ना। वो हिली एरिया हो गए, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ पर कुछ रीजनलिज्म की डिमांड उठती है, रीजनल एस्पिरेशन होता है। कुछ हिस्टोरिकल रीजन्स ऐसे होते हैं, कुछ इलाका ऐसा है जिसका कल्चर उस इलाके से हिस्टोरिकली कनेक्टेड है। जैसे बिहारी जो हैं वो छठ पूजा बनाते हैं, उनका एक प्यारा सा फेस्टिवल है जिसमें वो छठ त्योहार को बनाते हैं। तो इस रिगार्ड में वो कोई डिमांड उठा सकते हैं, कोई हिस्टोरिकल कोई कल्चरल कस्टम हो सकता है उनका। कल्चरल फैक्टर, नॉर्थ साउथ लैंग्वेज इश्यूज। भाई लैंग्वेज इश्यूज हैं, अगर हम बात करें नॉर्थ में हिंदी पंजाबी टाइप्स की भाषा आपको देखने को मिल जाएगी। साउथ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर तमिल तेलुगु, है ना, इस प्रकार की भाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है, इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रीजनल डिमांड्स उठती हैं। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, भाई
कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर अच्छा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा होता, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज देखने को मिलती है। भाई जितना डेवलप दिल्ली है, क्या उतना ही डेवलप आप उड़ीसा को मानेंगे? क्या उतना ही डेवलप आप असम को मानेंगे? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर रहने वाले लोग रीजनल डिमांड्स उठाते हैं। एथनिक फैक्टर, एथनिक फैक्टर ये एथनिसिटी का मतलब होता है आपकी जातीयता। जात का मतलब कास्ट नहीं है, आपकी कम्युनिटी, आपकी ट्राइब्स की बातें हैं। नागा डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, जैसे नागालैंड के अंदर रहने वाले वाले जो नागा लोग हैं वो सेपरेट स्टेट की बात करते हैं, उनकी कुछ एथनिक रीजंस रहे हैं। जब हम नागालैंड पढ़ेंगे तब ब्रीफली जानेंगे। तो दीज आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनल एस्पिरेशन इन इंडिया। इन्हीं के चलते हुए भारत के अंदर रीजनल डिमांड्स उठाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिक्किम के बारे में कि सिक्किम में रीजनलिज्म होता है तो क्यों होता है। रीजनलिज्म इन सिक्किम डेवलप ड्यू टू द एथनिक कंपोजिशन, यानी सिक्किम में रहने वालों की जो जातीयता है, जो उनकी ट्राइब है, वहाँ पर आने वाले पॉलिटिकल चेंजेस एंड डिमांड्स फॉर डेमोक्रेटिक राइट, और उन लोगों की डिमांड है डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर। इसके चलते हुए सिक्किम के अंदर रीजनल डिमांड उठती है। तो रीजनल डिमांड यानी वो क्यों चाहते हैं पॉलिटिकल चेंजेस, यानी वहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन या उस समय की सिचुएशन क्या है जब इन्होंने डिमांड उठाई। तो पहले तो हमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में जानना पड़ेगा, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो बैकग्राउंड क्या है? बिफोर 1975, 1975 से पहले सिक्किम में एक राजा का शासन, एक राजतंत्र हुआ करता था। वो राजा कौन होते थे? चौगियाल्स। उनकी कास्ट हुआ करती थी मतलब उनकी जो डायनेस्टी है, डेट इज चौगियाल डायनेस्टी। द पॉपुलेशन कंसिस्टेड मेनली ऑफ नेपाली स्पीकिंग मेजोरिटी। यहाँ पर मेजोरिटी में कौन था? नेपाली बोलने वाले लोग। और माइनॉरिटी में कौन हुआ करता था? भूटिया लेपचा। दो कम्युनिटी है, एक माइनॉरिटी के अंदर है और एक मेजोरिटी के अंदर है। तो इनमें डिफरेंस वहां पर चल रहा है, मोनार्क का शासन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो सिक्किम में ये बैकग्राउंड चल रहा था। अब डिमांड फॉर डेमोक्रेसी, डिमांड उठी तो कैसे उठी या क्या उठी? द नेपाली मेजोरिटी डिमांडेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड ग्रेटर पॉलिटिकल राइट। जो मेजोरिटी में नेपाली भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आओ। क्योंकि गवर्नमेंट कैसी है? मोनार्क गवर्नमेंट है। मोनार्क गवर्नमेंट है, तो उन्होंने डिमांड उठाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की और ग्रेटर पॉलिटिकल राइट्स की। देश के अंदर हमें और भी ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं। मेरी नज़र में क्या ही पॉलिटिकल राइट्स इनके पास होंगे जब देश के अंदर या स्टेट के अंदर मोनार्क शासन है। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट द मोनार्की। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई और उन्होंने सिक्किम में मोनार्की के अगेंस्ट आंदोलन स्टार्ट कर दिया। मर्जर विद इंडिया 1975 ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट और रेफरेंडम। एक रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी लोगों के द्वारा उनसे उनका मत लिया गया कि आप क्या चाहते हैं, इंडिया में मर्जर चाहते हैं या मोनार्क को ही वहां पर चलाना चाहते हैं। 1975 में एक रेफरेंडम होता है। द मोनार्की एंडेड एंड सिक्किम ऑफिशियली बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडिया। मोनार्की को एंड कर दिया जाता है 1975 में और सिक्किम को स्टेट ऑफ इंडिया में बना दिया जाता है। तो पूछा, अच्छा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताइए सिक्किम कौन सी स्टेट है? नंबर ऑफ सिक्किम एज स्टेट। ये मैप का क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है कि सिक्किम का नंबर क्या है, कौन से नंबर की है, पहली, दूसरी, 10वीं, 20, 25, कुछ भी हो सकता है। तो आप बताइएगा। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अब जैसे हमने देखा कि माइनॉरिटी में थे भूटिया लेपचा। टू बैलेंस रीजनल एस्पिरेशन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड स्पेशल प्रोविजन एंड रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी है भूटिया एंड लेपचा, उस कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया। अगर इन्हें रिजर्वेशन ना मिलता तो अगला आंदोलन ये कर देते वहाँ की नेपाली स्पीकिंग मेजोरिटी के खिलाफ। तो इस तरीके से चीज हुई। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकल कर आया? रीजनलिज्म इन सिक्किम वॉज मैनेज थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब वहाँ का जो रीजनलिज्म है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू मैनेज हुआ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, और संविधान को ध्यान में रख के इस चीज़ को करा गया संविधान के अनुसार। एंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास एंड कम्युनिटीज। इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर मेंटेन रहे एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। जो वहाँ पर एथनिसिटी के ग्रुप है जैसे कि लेपचा, भूटिया, नेपाली स्पीकिंग, उन लोगों का ध्यान रखा जाए, उनको भी लेफ्ट आउट फील ना हो। चलिए
Now the next is Kashmir. सो इन कश्मीर, देखो कश्मीर के बैकग्राउंड को या कश्मीर की एथनिसिटी या जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन को हम समझना चाहें, तीन इलाके आते हैं इसके अंदर, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख। तीनों के अंदर जो रीजनल एथनिसिटी है वो अलग अलग है। कहीं पर हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा है, कहीं पर मुस्लिम ज़्यादा है, और कहीं पर बुद्धिस्ट ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इनकी डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटी है जो आपने समझनी है। तो बेसिकली कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन तीन रीजन से मिलकर ये आप कंसिडर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में रीजनलिज्म का सिंपल सा मतलब है, उन्होंने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड रखी, रीजनल आइडेंटिटी की डिमांड रखी, एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशन विद इंडिया। इंडिया के साथ इनके बाय द टाइम कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि देयर वाज अ आर्टिकल विच इज नोन एज आर्टिकल 370, है ना, आपने सुना ही होगा सिलेबस पढ़ते हुए, आर्टिकल 370, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस और चर्चाएं हैं, वो हम समझते हैं। एक्सेशन टू इंडिया 1947, तो बेसिकली जब भारत आज़ाद हुआ तो कश्मीर के राजा हुआ करते थे राजा हरि सिंह। उनके द्वारा ये बात साफ कर दी गई कि हम भारत में मिलना नहीं चाहते। बट कुछ घटना ऐसी हुई, पाकिस्तान ने अटैक करा, उस अटैक के बाद राजा हरि सिंह जो था वो उस अटैक को हैंडल नहीं कर पाया, तो ही टॉक टू अवर प्राइम मिनिस्टर, और हमने उसकी मदद करी, पर बदले में हमें क्या देना पड़ा, उसको एक स्पेशल स्टेटस देनी पड़ी विच इज़ आर्टिकल 370। यानी बेशक जो जम्मू कश्मीर था या जो कश्मीर था बहुत ज़्यादा परेशानी में था, पर उसने अपनी डिमांड रखी कि भाई हमें भी स्पेशल प्रोविज़न चाहिए। तो हमने इंटीग्रेट कराने के लिए, कि पाकिस्तान पे जाने से बेहतर है हम इसे अपने पास इंटीग्रेट करा ले, हमने भी कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देना मंजूर समझा आर्टिकल 370 के तहत, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोविज़न आते हैं, जैसे इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ग्रेटर कंट्रोल ओवर इंटरनल मैटर्स, कश्मीर के अंदर चलने वाले मुद्दों पर इसका अपना ज़्यादा कंट्रोल होगा। रीजनल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस, कश्मीर के अंदर रीजनल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए। जम्मू एंड कश्मीर कंसिस्टेड ऑफ 3 रीजन, जैसे मैंने ऊपर बताया कि आपको 3 रीजन है, जम्मू, कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी, और लद्दाख। ईच हैविंग डिफरेंट कल्चर, मैंने ये भी बताया कि किसी में मुस्लिम मेजोरिटी है, कहीं हिंदू मेजोरिटी है, कहीं बुद्ध मेजोरिटी है। तो अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग धर्म हैं, और अलग अलग पॉलिटिकल एस्पिरेशन है। तो उनके हिसाब से राजनीति कैसे चलनी है कैसे नहीं चलनी, इनको लेकर इनका अलग अलग मानना है। दिस डिफरेंसेस समटाइम क्रिएटेड रीजनल टेंशन, इस चक्कर में कई बार वहाँ रीजनल टेंशन होनी स्टार्ट हो गई, और ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड वहाँ पर, इवन सेल्फ रूल की भी डिमांड कश्मीर में टाइम टाइम पर उठती लगी। पॉलिटिकल इश्यूज इन जम्मू कश्मीर, ये तो रीजनलिज्म पढ़ा हमने, पॉलिटिकल इश्यूज को समझते हैं। यहाँ पर रीजनल टेंशन के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था पॉलिटिकल इश्यूज, इलेक्शन कंट्रोवर्सीज। कुछ लोगों का मानना था कि जो भी कश्मीर में इलेक्शंस कराए जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे, वो तरीके के साथ नहीं हो रहे, जिसके चक्कर में गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का विश्वास कम होता चला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, कश्मीर के रूलिंग पार्टी के अंदर या कश्मीर में किस तरीके से रूल होगा, उसमें बार बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर रही थी। जैसे कि कई बार वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके प्रेसिडेंट रूल का इम्प्लीमेंटेशन करना हो गया। इस चीज़ के चलते हुए वहाँ के लोकल लोगों में डिससेटिस्फेक्शन था, वो लोग इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थे। इससे राइज ऑफ मिलिटेंसी हो गया, यानी लोगों ने आंदोलन कर दिया सरकार के खिलाफ, सरकार से वो खुश नहीं थे। इन 1980s या लेट 1980s मिलिटेंट ग्रुप स्टार्टेड डिमांडिंग सेपरेशन फ्रॉम इंडिया और इंडिपेंडेंस विच इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी, जिसके चलते हुए बहुत ज़्यादा कलेश हुए, कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी कश्मीर की राजनीति में बनी रही। बहुत सारे इसमें राजनेता थे जो फ्लिप हुए। बेसिकली कश्मीर में ये क्वेश्चन आता है, डिमांड क्या थी और किस तरीके से उसे टैकल करा गया। तो एट द एंड कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, जम्मू कश्मीर जो एक रीजनलिज्म की डिमांड दिखाता है, डिफरेंट ऑटोनॉमी को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर, पॉलिटिकल राइट्स को लेकर। अच्छा, इसमें एक अपडेट है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो आर्टिकल 370 था, जिसके अंदर कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कश्मीर की, है ना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना नेशनल एंथम होगा, अपना फ्लैग होगा, यहाँ पर हम इमरजेंसी नहीं लगा सकते बिना कश्मीर की मर्जी के, ज़्यादा इंटरनल इसको पावर दी जाएगी, ये सब है। बट अब इस आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया, इसे हटा दिया गया। तो ये कब, व्हेन एंड अंडर विच अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट था, तो आप मुझे बताइएगा कि कैसे कैसे इस चीज़ को करा गया। तो ये कश्मीर के बारे में था। आगे बढ़ाते हैं।
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो मेजर स्टेट्स आती हैं दीज आर नोन एज सेवन सिस्टर्स। इन्हें सात बहनें भी कहा जाता है, सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। कौन कौन सी स्टेट इसके अंदर आती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इन सेवन स्टेट्स को ही मिलाकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बनाई जाती है। इनको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। रीजनलिज्म इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया अरोज ड्यू टू एथनिक डाइवर्सिटी। बहुत ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है। कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर इकोनॉमिक नेग्लेक्शन। जो ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया है, यहाँ पर इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको अदर स्टेट्स में देखने को मिलेगा, स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ साइड। तो इस चीज़ के चलते हुए इन लोगों ने या नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के द्वारा आंदोलन करे गए। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट एंड रीजनल डिमांड इंक्रीज हुई यहाँ पर। ये वहाँ की ड्रेस वगैरह है, कल्चर वगैरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है। वहाँ की लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। एथनिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। The region has many tribal communities with different language, culture, and tradition. अलग अलग तरीके से यहाँ पर डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। These group wanted to protect their identity and tradition. अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं ना कि अगर असम की मुझे एथनिसिटी के बारे में बताइए, कल्चर के बारे में बताइए, तो आपको बहुत रेयरली पता होगा। तो ये जो लोग थे, इन लोगों में जो डाइवर्सिटी या जो अपना आइडेंटिटी और अपना जो ट्रेडिशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिमांड उठानी शुरू हुई। यही डिमांड थी, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी एंड सेपरेट स्टेट्स। मैनी कम्युनिटीज डिमांडेड सेपरेट स्टेट और ऑटोनॉमस रीजन। इन्होंने अपने आप को अलग करने की भी मांग करी और ज़्यादा पावर की भी मांग करी कि हम अपने हिसाब से शासन चलाना चाहते हैं। इसी के रिजल्ट में क्या निकल कर आता है कि न्यू स्टेट्स बनाई जाती है। नागालैंड को बनाया जाता है कब? 1963 में। मेघालय की फॉर्मेशन होती है 1972 में। मिजोरम की होती है 1987 में। और इन सबको निकाला किससे जाता है? असम से। यानी ये सारे असम के पार्ट हुआ करते थे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। रीजनलिज्म इन असम। असम के अंदर क्षेत्रीयता, ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं। सबसे बड़ा इशू असम के अंदर वो था इमिग्रेशन इशू। इसमें क्या प्रॉब्लम है? असम के अंदर बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान आता था। अब वो जब यहाँ पर आया करता था तो यहाँ पर एक तो अपना कल्चर भी फैला रहा है, जॉब थ्रेट पैदा कर रहा है। जॉब थ्रेट कैसे पैदा करता है? कोई इमिग्रेंट अगर आपके यहाँ आता है, कोई माइग्रेट कर कर आता है, भाई आपके यहाँ आप एक लेबर के तौर पर काम करते हैं, ऐसे समझिए यू आर अ लेबर। लेबर देखो, जो सबसे ज्यादा इशू क्रिएट होता है वो उसी सेक्टर में होता है, लेबर टाइप्स के सेक्टर में। अब ये जो लेबर है वो 500 रुपये पर डे पर काम करता है। सपोज असम में जो काम करता है 500 रुपये पर डे पर काम करता है। अब इसका ये रोज का काम है, असम का रहने वाला है, इसकी रोजी रोटी है। बट बांग्लादेश से आया हुआ जो मुसलमान है उसे रोटी चाहिए, उसे खाने को कुछ चाहिए। तो वो दो इवन इसमें भी काम करने को तैयार है कि जो मुझे 2 वक्त का खाना दे देना, मील दे देना, सुबह से शाम मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो यार इस आदमी की जो 500 रुपए की दिहाड़ी थी, जो 500 रुपए का पे था, वो खराब हो गया। इस चीज के चलते हुए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम असम के अंदर होने लगी कि जो बांग्लादेशी रेफ्यूजीज या बांग्लादेश से यहाँ से भाग भाग कर जो लोग असम में आ रहे हैं, वो लॉस ऑफ कल्चर हो रहा है। भाई मुसलमान वहां पर अगर आ रहा है, कोई भी बांग्लादेशी वहां पर आ रहा है, वो अपना कल्चर तो फॉलो अप करेगा। वो लैंड एक्वायर करेंगे, भाई रहने को जगह चाहिए, या तो प्यार से दो, या तो तुम दोगे, या तुमसे खरीदी जाएगी, या सरकार को नहीं देना पड़ेगा। नहीं दोगे, सड़कों पर कोई रहेगा तो भाई क्राइम रेट बढ़ेगा। और जॉब थ्रेट मैंने आपको बता ही दिया, जॉब थ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। तो इन चीजों के चलते हुए असम के सामने बहुत ज्यादा चैलेंज के तौर पर ये चीजें आ रही थी। असम में आंदोलन शुरू होते हैं। असम में आंदोलन करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। व्हाट इज आसू? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। इनके द्वारा ये जो इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको पहले तो पहचानो कौन है वो, फिर उन्हें यहाँ से असम से निकाला जाए, ये डिमांड्स करनी शुरू करी। इसी के चलते हुए आसू के साथ एक समझौता होता है विच इज नोन एज असम अकॉर्ड। क्या कहा जाता है समझौते को? असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड बिटवीन द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आसू के बीच, आसू आसू प्लस GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये
अकॉर्ड होता है विच इज़ नोन एज असम अकॉर्ड, और इसके प्रोविजन में बेसिकली यही बात करी जाती है कि इन इमिग्रेंट्स की बात इनको पहचाना जाएगा और इन्हें यहाँ से डिपोर्ट करा जाएगा। इस तरीके से असम की रीजनल एस्पिरेशंस को माना जाता है। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के अंदर रीजनलिज्म, उसमें और फैक्टर्स भी है। वो फैक्टर्स क्या हैं भाई? मैं आपसे बोलूं कि असम में जॉब करने चले जाओ, नहीं जाओगे। आपने ये जरूर देखा होगा कि अलग अलग जगहों से, असम से, मणिपुर से, मिजोरम से, यूपी से, बिहार से काफ़ी लोग दिल्ली तो आते हैं जॉब करने, पर दिल्ली से वहाँ जॉब करने जाना, क्योंकि वहाँ उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उतना ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पर नहीं है जितना बेनिफिट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस चक्कर में लोग असम या नॉर्थ ईस्ट या कुछ ऐसे इलाकों में नहीं जाते जहाँ पर उतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। रीजनलिज्म इन नागालैंड, नागा नेशनलिज्म। जो नागा ट्राइब है, जो नागा जनजाति के लोग हैं, उन्होंने अपने कल्चर को और अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए भारत से इंडिपेंडेंस की डिमांड करी कि भाई हमें अलग करो, हम अपने इलाके से रहेंगे। इसी चक्कर में नागा आंदोलन होता है भारत के अंदर, जिसको लीड करती है नागा नेशनल काउंसिल एनएनसी, और इसके लीडर का नाम है आंगमी जापू फिजो, AZ फिजो। क्या नाम है? आंगमी जापो फिजो। क्रिएशन ऑफ नागालैंड, इसकी भी सेम बातें हैं। इसका नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन बाहर के लोग कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी डिमांड्स उठाई जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड नागालैंड एज अ सेपरेट स्टेट इन 1963। हमने ऊपर भी देखा था नागालैंड कब बना, 1963 के अंदर इसे बनाया गया। पीस एफर्ट, सेवरल पीस टॉक्स एंड एग्रीमेंट वर अटेम्प्टेड टू रिड्यूस इंसर्जेंसी एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी। बहुत सारे यहाँ पर बातचीत हुई, बहुत सारे एग्रीमेंट करे गए। क्यों? इंसर्जेंसी यानी जो यहाँ पर अनारकी फैल रही थी, अराजकता फैल रही थी, उसको रोकने के लिए और स्टेबिलिटी लाने के लिए नागालैंड के अंदर ये सारे काम करे गए। मैंने मिजोरम एक्सप्लेन नहीं करा है इसके अंदर, या तो हम पार्ट 2 में करेंगे, वैसे तो मिजोरम रहता है, वरना जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में बताए कि मिजोरम कब बना था, फॉर्मेशन ऑफ मिजोरम। पंजाब, देखिए पंजाब की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और आप में से काफ़ी लोगों को इस बारे में पता भी होगा। देयर वाज अ पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ नोन एज अकाली दल। सबसे पहले उन्होंने एक डिमांड करी पंजाबी सूबा की। पंजाबी सूबा मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें कौन लोग रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ पंजाबी भाषा बोलने वाले। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब, पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन, भाई पंजाबी स्पीकिंग की बात हो रही है तो इस चक्कर में हरियाणा अलग करा गया हिंदी बोलने वालों के या हरियाणवी बोलने वालों के लिए, पंजाब अलग करा गया पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए, चंडीगढ़ को बनाया गया यूनियन टेरिटरी। और चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल था और हरियाणा की भी कैपिटल। तो आप बताइए कि आज के टाइम पे चंडीगढ़ किसके पास है? राइज ऑफ मिलिटेंसी, यहाँ पर भी आंदोलन होने शुरू हो गए ड्यूरिंग 1980s, जब अकाली दल की बागडोर एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में चली जाती है। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं गर्मपंथी, जो अपनी बात को मनवाने के लिए थोड़ा एग्रेसिव तरीके का काम टैक्टिक यूज करते हैं। उन्होंने यहाँ पर डिमांड करी खालिस्तान। अभी तक तो पंजाबी सूबा की डिमांड थी। किसकी डिमांड थी? पंजाबी सूबा, पंजाबी भाषा का एक अलग स्टेट। बट अब डिमांड हो रही है खालिस्तान की, कि जी पंजाब को कट कर कर एक अलग स्टेट, एक अलग देश का दर्जा दिया जाए जिसका नाम पड़ेगा खालिस्तान। अगर हम इसकी डिमांड मान लेते तो कल को कोई और स्टेट खड़ी हो जाती, तो इंडिया अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इस डिमांड को मानने के लिए एग्री नहीं था। जिसके चलते हुए क्या हुआ, देश के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस होनी शुरू हो गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पंजाब की तरफ आने लगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड जर्नैल सिंह भिंडरनवाला, राइज ऑफ भिंडरनवाला। जर्नैल सिंह भिंडरनवाला एक सिख प्रीचर थे, एक सिख धार्मिक गुरु थे, जो पंजाब के 1970s, लेट 1970s और अर्ली 1980s में इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनकर सामने आए पॉलिटिक्स में। इन्होंने सिख कम्युनिटी के अधिकारों के लिए, उनके हितों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करनी शुरू करी और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू करा। समय के साथ इन्होंने गवर्नमेंट को एक्यूज भी करा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वायलेंस भड़का रहे हैं और मिलिटेंसी, लोगों में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलिटेंसी इन पंजाब, some armed followers of भिंडरनवाला and other militants took shelter in गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन अमृतसर। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वहां पर हथियार लेकर कुछ लोग छुप गए।
जब इस चीज़ की भड़क इंडियन गवर्नमेंट को पता चली तो भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसके चलते हुए मिलिट्री को वहाँ पर भेजा गया इन लोगों को वहाँ से बाहर करने के लिए, जिसके तहत गोल्डन टेम्पल पर भी काफ़ी नुकसान पहुँचा। अब सिख समुदाय का ये पूजनीय मंदिर है या उनका गुरुद्वारा है, उन्हें उनकी आस्था को बहुत ठेस पहुँची इस चक्कर में। पहले तो इसी इवेंट का नाम पड़ा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें से गोल्डन टेम्पल में से उन लोगों को बाहर निकालने की बात करी गई जो हथियार लेकर अंदर से मिलिटेंट एक्टिविटी मोबिलाइज कर रहे थे। इसके चलते हुए भिंडरनवाला एंड मैनी मिलिटेंट्स वर किल्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन। जर्नैल सिंह भिंडरनवाला और काफ़ी मिलिटेंट्स उस ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए और इससे गोल्डन टेम्पल इमारत को भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंची। तो सिख समुदाय इस चीज़ से बड़ा खफा था, नाराज था। इसके चलते हुए इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे वो सिख समुदाय से बिलोंग करा करते थे। उन्होंने 1984 में इंदिरा गांधी को सुबह उन्हीं के घर पर गोलियों से मार दिया, जिसके चलते हुए भारत भाई इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय। तो एंटी सिख राइट हुए, बहुत ज़्यादा दंगे हुए। आप मुझे बताइए कि 1984 में इंदिरा गांधी को मारा कब गया, व्हेन? फिर देश के अंदर पंजाब में जहाँ पर भी इवन मतलब मेजर हम देखें तो पंजाब और दिल्ली के अंदर काफ़ी कुछ हुआ। काफ़ी सिख समुदाय के लोगों को मारा पीटा गया, उनके साथ गलत व्यवहार करा गया इस ड्यूरेशन के अंदर। फिर फाइनली एक समझौता होता है, जिस समझौते का नाम पड़ता है द पंजाब अकॉर्ड। ये बेसिकली राजीव गांधी और हरचंद लोंगोवाल के बीच होता है। अकाली दल के जो उस समय के लीडर होते हैं उनका नाम होता है हरचंद सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी। इनके बीच एक समझौता होता है। समझौते में क्या क्या बातें रखी जाती है? ट्रांसफर ऑफ चंडीगढ़ टू पंजाब। चंडीगढ़ किसको मिलेगा? पंजाब को। एक कमीशन बनाया जाएगा जो हरियाणा और पंजाब की बाउंड्रीज के डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करेगा। जिन लोगों को किसी ने अपने पिता को खोया, भाई को खोया, बहन को खोया, माँ को खोया इन दंगों में, उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा और दोबारा से बसाया जाएगा किसी जगह पर। और पंजाब में चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो आर्मी और स्पेशल कानून थे उन कानूनों को वहाँ से विड्रॉ कर दिया जाएगा। तो ये थी पंजाब में रीजनलिज्म। यहाँ पर जो आपका चैप्टर है रीजनलिज्म इन इंडिया या रीजनल एस्पिरेशन वो समअप होता है।